आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की सितंबर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं सितंबर शुरू हो चुका है एंड आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू ओनली हैव 5 मंथ्स लेफ्ट, सिर्फ 5 महीने आपके पास बाकी हैं। तो इन 5 महीनों में कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज गोना बी द सितंबर स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू। मिड टर्म भी अब आपके शुरू हो जाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर में ही होते हैं, तो अब उनके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारा कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वॉच इट टिल द एंड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं 5 महीने आपके पास बाकी हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में तो आपके एग्जाम्स स्टार्ट ही हैं, तो फरवरी को हम नहीं काउंट कर रहे। उसमें जो भी दिन फरवरी के जो भी दिन होंगे उनमें तो हमें फाइनल रिवीजन भी करनी है ना, सो वी विल नॉट काउंट फरवरी। वी ओनली हैव दीज 5 मंथ्स लेफ्ट। तो अब आपको जितना भी आपका सिलेबस बाकी है वो सारा इन 5 मंथ्स में कवर करना है, अपनी रिवीजन भी करनी है। सो हाउ यू गोना डू दैट? एंड सितंबर में तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी हैं। तो देखो, हाफ ईयरली एग्जाम्स में हमारा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस का टेस्ट होता है। जो अभी तक सिलेबस आपके स्कूल में हो चुका है, जितने चैप्टर्स हुए हैं उनका टेस्ट होता है ना। एक टाइप से आप मिड वे पहुंच चुके हो, आधा रास्ता आपने कंप्लीट कर लिया एंड अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे। काफी फ्रेंड्स के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके होंगे, कईयों के शुरू होंगे एंड कईयों के खत्म भी हो गए होंगे। सो वट एवर द सिचुएशन इज, अब जो आपका हाफ ईयरली का ये जो टाइम चल रहा है, जो मिड टर्म का टाइम चल रहा है, इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज लाइक योर हाफ वे मार्क, कि आपका आधा रास्ता आप पहुंच गए हो तो आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको अपनी पूरी चेकलिस्ट बनानी है कि क्या आपके सारे सब्जेक्ट्स का आधा सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ, कौन से सब्जेक्ट में आप पीछे चल रहे हो, किसका सिलेबस जो है आपने पूरा आधा कवर नहीं किया है, इन विच सब्जेक्ट यू आर लैगिंग बिहाइंड एंड ऑल दैट। तो वो सारी आपको चेकलिस्ट मेंटेन करनी है, ठीक है, बिकॉज हाफ ईयरली एग्जाम्स उसी के लिए होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जानी चाहिए कि आपके पास कितना कम टाइम बाकी है। यू कैन नॉट वेस्ट दिस टाइम, है ना, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। सो यू आर कमिंग वेरी क्लोज टू द बोर्ड एग्जाम्स। ये आपको रियलाइज होना चाहिए दैट आपके पास काफी कम टाइम बाकी है, इस टाइम को वेस्ट नहीं किया जा सकता। अभी तक चलो ठीक है, फेस्टिवल्स चल रहे थे हमारी, अभी जून में समर वेकेशंस थी, ठीक है, अभी तक जो थे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने सिलेबस को इतना सीरियसली नहीं लिया था, वो स्पीड से कवर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आपके सीरियस होने का टाइम आ चुका है, बिकॉज सितंबर शुरू हो चुका है एंड इट्स ऑलमोस्ट शुड बी अ वेकिंग कॉल फॉर ऑल ऑफ यू कि अब आप और टाइम इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज द पॉइंट जब आपको सब कुछ सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट। अब कैसे हम अपने सिलेबस को कवर करें, क्या हमें कैसे स्टडी करनी है, ऑल दैट। सो आपको पता होना चाहिए कैसे स्टडी करनी है। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर आपको ध्यान देना है, बिकॉज ऑब्वियसली बोर्ड की क्लास है, बोर्ड एग्जाम्स आपके होंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स को रटने से कोई भी फायदा नहीं है। जो अभी तक आप 9th तक करते आ रहे थे वो नहीं होगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। आई होप यू हैव रियलाइज दिस पॉइंट एंड आई होप कि आप उसी तरीके से अपनी स्टडीज कर रहे हैं कि आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना कहाँ से है? एनसीईआरटी, ऑब्वियसली एनसीईआरटी इज द मेन सोर्स जहाँ से आप पढ़ते हो सारे चैप्टर्स को, जहाँ से आप सारे कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करते हो। एनसीईआरटी करने के बाद में रेफरेंस बुक। अब देखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज कई बार हमें डिफिकल्ट लगती है, हम नहीं समझ पाते उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को एंड वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द पॉइंट्स इन एनसीईआरटी बिकॉज द लैंग्वेज इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस 10th ग्रेडर्स। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम रेफरेंस बुक की हेल्प लेते हैं। हम रेफरेंस बुक की हेल्प लेते हैं एनसीईआरटी के हार्ड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा ईजी करने के लिए एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो वहाँ पे रेफरेंस बुक का जो रोल है वो स्टार्ट होता है। अब कौन सी रेफरेंस बुक लें? बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, कौन सी रेफरेंस बुक प्रेफर करी जाए? तो फ्रेंड्स देखो, मैं आप सभी क्लास 10th ग्रेडर्स को फिजिक्स वाला का जो क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक है वो रेकमेंड करूंगी। फिजिक्स वाला कितनी रिनोन्ड एक ब्रांड है वो हम सभी जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स जो फिजिक्स वाला को प्रेफर करते हैं, इट्स अ वेरी रिनोन्ड ब्रांड, हम सभी जानते हैं उसके बारे में, है ना। एंड फिजिक्स वाला ने अपनी ये रेफरेंस बुक भी लॉन्च करी है, पब्लिश करी है फॉर अस क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट और क्वेश्चन बैंक है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कंसेप्ट इंक्लूडेड है, कंसेप्ट मैप्स हैं सारे चैप्टर्स के एंड देन क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। इसमें आपको देखो कि इसमें आपको कंसेप्ट मैप्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, हर एक चैप्टर को ऐसे मैप्स की फॉर्म में समराइज कर दिया है। तो वो कंसेप्ट मैप्स हैं जिनसे आप चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़नी है लेकिन उसके बाद में रिवाइज करने के लिए कंसेप्ट मैप्स आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, मीम्स इंक्लूड किए गए हैं। मीम्स से देखो
मीम्स एक टाइप से एक तरीका है रिलेटेबल बनाने के लिए स्टडीज़ को, ठीक है। मीम्स जब इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो हम इजीली समझ पाते हैं, एक फन तरीका बन जाता है पढ़ने का, तो मीम्स को इसमें इंक्लूड किया गया। निमोनिक्स को इंक्लूड किया गया। निमोनिक्स क्या होते हैं? एक टाइप से वो कोड वर्ड्स होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम कोड्स बना लेते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, है ना, तो वो भी हेल्प करते हैं हमारी लर्निंग में। निमोनिक्स हैं, मीम्स हैं, और सारे टाइप के जो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड, सारे ही टाइप के जो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। सो देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दिस। इसमें आपके पास 2 मॉक टेस्ट हैं, वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके आप जान सकते हो कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्या वीक टॉपिक्स हैं, कहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पूरा वो आप सिनेरियो आपको मिल जाएगा दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। तो 2 इसमें मॉक टेस्ट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 2022 के इस जो 2022 के सीबीएसई का पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है, टॉपर के आंसर्स हैं, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको दैट हाउ दे राइट देयर आंसर्स एंड यू कैन कंपेयर इट, ठीक है। आप बेसिकली कंपेयर कर सकते हो उनके टॉपर की जो लिखने का तरीका, आंसर लिखने का तरीका, उनसे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। तो टॉपर के आंसर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। सीबीएसई का 2023 का जो सॉल्व्ड पेपर है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फीचर्स एंड आपको हर एक क्वेश्चन के साथ ये देखो कंसेप्ट मैप आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द कंसेप्ट मैप, ओके। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे गिवन है एंड पूरी मार्किंग स्कीम भी आपको गिवन है कि कितना आंसर लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, हाउ मच यू शुड राइट। सो वो पूरी मार्किंग स्कीम आपको गिवन है, टॉपर के आंसर्स गिवन है, यू कैन कंपेयर इट विद देम, ठीक है। सो इसीलिए मुझे ये बेस्ट रेफरेंस बुक लगती है आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, ओवरऑल रेफरेंस बुक जिसमें कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी, सब कुछ इंक्लूडेड है। सो दिस इज द बेस्ट वन विच आई विल रिकमेंड यू। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ओके। सो एनसीईआरटी के साथ आप इन रेफरेंस बुक्स का यूज कर सकते हैं, वो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी को समझने में आपकी हेल्प करती हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती हैं। सो दिस इज द वन एंड देन आपको साथ साथ अपनी मिस्टेक्स का रिकॉर्ड रखना है, कीप ट्रैक ऑफ योर मिस्टेक्स। देखो हम अपने डाउट्स को, अपनी वीकनेसेस को साथ साथ में क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप अपने डाउट्स को इग्नोर करते रहोगे, अपने वीक टॉपिक्स को इग्नोर करते रहोगे, देन आगे वो एक टाइप से इकट्ठा हो जाएगा एंड देन दैट वुड बी अ मच बिगर बर्डन फॉर यू। तो ऐसा ना हो, वो बाद में जाके एक्यूमुलेट ना हो, आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे, तो साथ साथ में आपको कवर करते हुए चलना है, साथ साथ में उनको क्लियर करना है। जो जो आपके डाउट्स आ रहे हैं या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसको उसी टाइम क्लियर करो, डन कर दो, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट लेटर, ओके। सो कीप ट्रैक ऑफ योर मिस्टेक्स। आप एक नोटबुक बना सकते हो, डायरी बना सकते हो, जिसमें आप सारा आप रिकॉर्ड रख रहे हो कि इस सब्जेक्ट में, ये चैप्टर में मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। सो दैट रिकॉर्ड यू शुड कीप ऑफ योर मिस्टेक्स एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। लेट मी टेल यू, बहुत हेल्पफुल रहता है जब आप अपनी ही मिस्टेक्स का, अपने डाउट्स का रिकॉर्ड रखते हो एंड उनको क्लियर करते जाते हो। सो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आपको एक टाइप से इंसाइट मिल जाता है अपने अंदर का कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो ये भी मैं अपना एक पर्सनल टिप यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसको हमेशा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से लो। कंसेप्ट समझ रहे हो, वो तो आपको कंसेप्ट समझना ही है, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चंस का पर्सपेक्टिव अपने एक हाइंडसाइट में रखो कि भाई ये टॉपिक था, ये कंसेप्ट था, तो इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है सो हाउ आई विल आंसर इट, कौन से पॉइंट्स में इंक्लूड करूंगा इसमें। तो वो आपको क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव है वो मेंटेन रखना है जब आप कंसेप्ट समझ रहे हो, ठीक है। साइड बाय साइड कंसेप्ट समझा एंड देन बाद में कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड देन हाउ आई विल आंसर इट, तो वो साथ साथ में आपको रखना है। सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आप उनको आंसर कर पाओगे कि हाँ इसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड करने। दिस टिप इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, ये मेरी पर्सनल टिप है एंड मैं आप सभी को ये रिकमेंड करना चाहूँगी। क्लास 10 सभी स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ओके। एंड देन आपको अपने नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने, ऑब्वियसली नोट्स क्या होते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद तब आप चैप्टर को समराइज करते हो अपनी लैंग्वेज में, वो नोट्स होते हैं। अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, आपने कई बार सुना होगा अपने नोट्स खुद ही बनाने चाहिए, दैट इज़ द ट्रुथ। एंड बिकॉज अपने बनाए हुए नोट से कोई भी और दूसरे नोट्स कम्पीट नहीं कर सकते, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज हम हर एक इंसान चैप्टर को डिफरेंट तरीके से समझता है, ओके। देयर इज़ अ डिफरेंट वे, अ डिफरेंट स्टाइल, अ डिफरेंट स्पीड ऑफ लर्निंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप समझने के बाद में जिस तरीके से अपने नोट्स बनाओगे वो डिफरेंट होंगे, दैट इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन, ओके। इसलिए अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। नोट्स बनाते टाइम आप और सोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, जैसे स्कूल में टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे ऑनलाइन सोर्सेज से आपको नोट्स मिले हैं, ठीक है। एंड और कोई कोचिंग सेंटर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनसे आप हेल्प ले लो, लेकिन बाद में अपने नोट्स खुद ही डिज़ाइन
करने बेटर होते हैं। ओके, एंड देन क्वेश्चंस की आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप अपने आंसर्स को खुद फॉर्म कर पाओगे। सो ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द की, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार तो आपने कंसेप्ट ही समझा फिर बाद में ही सारे क्वेश्चंस के, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंसेप्ट समझा फिर उसके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कंसेप्ट समझा फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑल्सो, एंड ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बाद में ही ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डाल दिया, अभी आप लाइटली कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है कि कैसे आप कंसेप्ट को समझोगे एंड हाउ मच क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, तो वो आपको मेंटेन करना है यहाँ पर। ये साथ साथ साइड बाय साइड चलना चाहिए। ओके, काफ़ी फ्रेंड्स मिस्टेक करते हैं कि पहले तो सब कुछ समझ लेंगे, चैप्टर पढ़ते जाएंगे एंड देन जब एग्जाम का टाइम आता है तो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हैं, सो या फिर क्वेश्चंस रटने लगते हैं, है ना, तो वो सही नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ प्रिपरेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉम्बिनेशन बना के चलो। ओके, एंड बाद में ज़्यादा आपको बर्डन फील ना हो, तो इसीलिए आपको अभी से ही कंसिस्टेंटली सब कुछ करते हुए चलना होगा। टाइम भी कम रह गया तो ऑब्वियसली अब तो टाइम वेस्ट किया जा ही नहीं सकता, यू हैव टू यूज़ दिस टाइम। ओके, तो ये 5 मंथ्स आपके पास बाकी हैं, इनमें ऐसे आपको अपनी स्टडी करनी है, ऐसे आपको अपने प्रिपरेशन करनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने का तरीका भी सेम ही रहेगा। जैसे आपको पढ़ना है वो सेम तरीका है, यही तरीका आपको फॉलो करना है। जो जो चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको लिख लो एंड देन उनके लिए प्रिपरेशन करो, सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर सितंबर एग्जाम्स ऑल्सो। बिकॉज सितंबर एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेना, उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। एंड सितंबर एग्जाम्स में जैसे आप स्कोर करते हो तो आपको अपने वीक पॉइंट्स का भी पता चलेगा। बोर्ड एग्जाम से पहले सितंबर एग्जाम्स हैं एंड यही बहुत अच्छा तरीका अपने आप को टेस्ट करने का बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स, है ना। बिकॉज इसका कोई फर्क नहीं, इसमें आप जैसे भी मार्क्स स्कोर करोगे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स पर, है ना। देयर विल बी नो बैड इम्पैक्ट, तो आप सिंपली लर्न कर सकते हो इससे। जैसे भी आपके मार्क्स आए तो आप सीख सकते हो अपनी मिस्टेक से, है ना। एंड अच्छे मार्क्स आते तो आपका कॉन्फिडेंस ही डेवलप होगा। सो दैट्स वाई सितंबर एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको ध्यान देना है एंड जो भी इसका सिलेबस है उसके लिए वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए करोगे। ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन फॉर मिड टर्म ऑल्सो। ओके, तो ये पूरी सितंबर की स्ट्रैटेजी थी। सितंबर से ऐसे आपको अपनी स्टडी करनी है, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।